हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों बाद मैं ये एपिसोड बना रहा हूँ करंट का। कारण ये है कि 15 दिन पहले 4 पीएम जो यूट्यूब का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है, जिस पे मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में जाता हूँ, उस चैनल को सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे बंद कर दिया था। पर आज नई डेवलपमेंट हुई है, खुशखबरी है कि सरकार ने फिर से इस चैनल को शुरू कर दिया है। दूसरी खुशखबरी आई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है। तो ये दोनों खुशखबरियों ने जो है अंदर से एकदम एनर्जी दे दी है। वैसे भी लीगल बैटल में काफी एनर्जी, काफी टाइम पिछले 15 दिन में खर्च हुआ। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना इस खुशी के अवसर पर एक एपिसोड बनाया जाए। ये एपिसोड थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये वॉर इकोनॉमी के बारे में बात करता है। कई मित्रों के फोन आए जिन्होंने वॉर इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ एक हफ्ते से जो हमें दिख रहा था, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद में जो स्टॉक मार्केट में उन्होंने देखा कि किसी भी तरीके से प्राइस मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। तो उन लोगों ने फोन किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और आप एक इस वॉर इकोनॉमी के ऊपर में या कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी के ऊपर में एपिसोड बनाइए। तो आज का एपिसोड हम इसी को समर्पित करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल कि स्टॉक मार्केट जो है, इंडियन स्टॉक मार्केट, इसने एडवर्सली रिएक्ट क्यों नहीं किया, मार्केट गिरा क्यों नहीं जब इंडिया ने पहलगाम इंसिडेंट के अगेंस्ट में रिटालिएट किया था। जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था तब निफ्टी 24,400 के आसपास था। जब इंडिया ने रिटालिएट किया तब शायद 24,100 के आसपास था। मतलब यही बैंड, यही रेंज रहा है 24,000 से लेकर 24,500 के बीच का। सवाल ये उठता है कि मार्केट गिरा क्यों नहीं। दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में मतलब वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी। ऐसी स्थिति के बाद भी इंडिया का स्टॉक मार्केट एडवर्सली रिएक्ट क्यों नहीं किया। इसका आंसर ये है कि मार्केट जो है वो कभी भी नोन फैक्टर के ऊपर में बहुत ज्यादा गिरता नहीं। मार्केट एडवर्सली रिएक्ट करता है अननोन चीजों से। जिन चीजों की अपेक्षा नहीं होती है वो यदि हो जाए तो मार्केट जो है, अगर अच्छी चीज हो गई तो मार्केट बहुत ऊपर भागेगा, यदि अच्छी चीज नहीं हुई तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। पहलगाम अटैक के बाद में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडियन फोर्सेस रिटालिएट करेगी। तो ये नोन फैक्टर था स्टॉक मार्केट के लिए, इसलिए जो है मार्केट ने बहुत ज्यादा एडवर्सली रिएक्ट नहीं किया। अब आते हैं हम वॉर इकोनॉमी के ऊपर में। देखिए, वॉर इकोनॉमी को समझने के लिए आपको पास्ट वॉर्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे। पास्ट वॉर इंडिया के नहीं, क्योंकि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है ये कंपैरेटिवली बहुत नया है। जब मैं स्टॉक मार्केट कह रहा हूं इसका मतलब है इंडाइसेस, बीएससी और एनएससी। बीएससी 86 87 के आसपास में आया बना था, जबकि निफ्टी की जो संरचना है वो 1994 में हुई थी। 95 से मेरे ख्याल से ये फुली ऑपरेशनल हुआ था। तो आपको समझना ये है कि अमेरिकन मार्केट, जो मदर ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट जिसको माना जाता है, उसने वॉर के टाइम में कैसे रिएक्ट किया है। तो हम शुरुआत करेंगे वियतनाम वॉर से। देखिए, गल्फ ऑफ टोंकिन करके एक इंसिडेंट हुआ था जिसके कारण जो है अमेरिका वियतनाम वॉर में कूदा था। वियतनाम में मतलब उसने अपना इंटरफेरेंस बढ़ाया था। मैं गल्फ ऑफ टोंकिन पे कभी और विस्तृत रूप से एक एपिसोड बनाऊंगा। अभी मैं जस्ट एक पासिंग आपको बता दे रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था जिसके कारण अमेरिका जो है वो वियतनाम वॉर में इन्वॉल्व हो गया था। ठीक है, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में जो वॉर चल रहा था, अमेरिका ने जो है वो नॉर्थ वियतनाम का पक्ष लेके वो इस वॉर में कूद गया। अब इसमें हुआ क्या था, देखिए 1960 से लेके 1966 तक अमेरिकन स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी थी। 1964 में ये गल्फ ऑफ टोंकिन का इंसिडेंट हुआ था। तो 2 साल तक वियतनाम वॉर में एंटर कर चुका था अमेरिका। उसके बाद भी स्टॉक मार्केट जो था वहां पर वो काफी तेजी से बढ़ रहा था। तो 1960 में निफ्टी स्टॉक्स करके जो है वो ट्रेंड में थे। पोलरॉइड हो गया, मतलब इस तरीके के जो न्यू टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स जो थे, ये काफी तेजी से, जेरोक्स हो गया, ये काफी तेजी से ऊपर जा रहे थे। 1966 के बाद मार्केट धीरे 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 करके नीचे गिरना शुरू हुआ क्योंकि वॉर का इंपैक्ट आया। जब वॉर होता है
तो जाहिर सी बात है कि सरकार के खर्चे बढ़ते हैं। जब सरकार के खर्चे बढ़ते हैं तो उसका डेफिसिट बढ़ता है। जब डेफिसिट बढ़ता है तो आप सरकार उस डेफिसिट को भरने के लिए और डेट उठाती है। अब इन्वेस्टर आपको डेट क्यों देंगे? आप उनको लालच दोगे कि हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट देंगे यदि आप हमारे बॉन्ड खरीदोगे। तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो वो कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कॉर्पोरेट बहुत सारे लोन लेके जो है ऑलरेडी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर चुके रहते हैं, तो उनका भी इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है तो उनके बॉटम लाइन पे, प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये धीरे धीरे इफेक्ट परकुलेट होने में टाइम लगा। लिंडन जॉनसन प्रेसिडेंट थे, ग्रेट सोसाइटी की वो बात कर रहे थे, जहां पे एक तरफ गन, दूसरी तरफ बटर बांटने की बात की जा रही थी। डेफिसिट बढ़ता ही चला जा रहा था। उस कारण से 1966 के बाद में स्टॉक मार्केट ने जो टॉप बनाया था वो मार्केट नीचे आया, और 1980 में जाके मार्केट ने उस टॉप को अचीव किया जो 1966 में बना था। वैसे एग्जांपल आप 1990 का देख लीजिए, गल्फ वॉर 1 का। गल्फ वॉर में भी हमने देखा कि एनर्जी प्राइसेस ऊपर गए। एनर्जी प्राइसेस, ऑयल के प्राइसेस ऊपर गए जैसे ही इराक पे हमला हुआ। उस ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाने के कारण अमेरिका में बहुत जबरदस्त रिसेशन आया। ऐसा रिसेशन आया कि जब गल्फ वॉर शुरू हुआ और जब समाप्त हुआ था, तो उसके बाद में जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश, जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश जो प्रेसिडेंट थे, उनकी अप्रूवल रेटिंग, उनकी प्रसिद्धि जो थी वो 90% पहुंच गई थी। ये कभी अमेरिका के इतिहास में नहीं हुआ था। 1991 में जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश की अप्रूवल रेटिंग 91% थी, और यही 1992 के इलेक्शन में आके वो पूरी तरीके से बिल क्लिंटन से हार गए। तो एक साल की रिसेशन ने वहां पे पूरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। रिपब्लिकन जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश हारे, डेमोक्रेट प्रेसिडेंट, 12 साल बाद कोई डेमोक्रेटिक कैंडिडेट प्रेसिडेंट बना था, बिल क्लिंटन। जस्ट बिकॉज ऑयल प्राइसेस ऊपर गए, रिसेशन आया, इकोनॉमी में रिसेशन आया, और लोगों ने बोला कि नहीं, रिसेशन इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, और उन्होंने उनको हटा दिया। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरने के बाद भी हमने देखा कि जब इराक पे हमला किया अमेरिका ने, तो ऑयल के प्राइसेस तेजी से बढ़ने शुरू हुए, और वो टाइम बेस्ट टाइम था ऑयल के प्राइसेस के लिए। आज तक जो उस टाइम में हाई बना था $148 पर बैरल, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो आज तक अचीव नहीं हुआ। तो कमोडिटी प्राइसेस के लिए वो सबसे बेस्ट टाइम था। अब आप बोलेंगे कि इन सबसे हमें क्या लेना देना, इंडिया को क्या लेना देना, आप क्यों बता रहे हैं? कहने का अर्थ ये है कि जब भी वॉर होता है, नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर जो है ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। नेचुरल रिसोर्सेज में ऑयल आ गया, कॉपर आ गया, स्टील आ गया, एल्युमिनियम आ गया, कोल आ गया, जो भी धरती से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब वॉर के टाइम में ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी डगमगा जाती है। ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। तो ऑयल प्राइसेस बढ़े तो इंडिया जो 87 to 88% अपनी रिक्वायरमेंट ऑयल इंपोर्ट करके मंगाता है, ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक साबित होगा। परंतु वही जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो इंडिया में जो बहुतायत है, जैसे कोल हो गया, या हम जो स्टील बनाते हैं वो भी हम एक्सेस में बनाते हैं, इनके प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो जो कंपनीज इन सेक्टर्स में हैं, आपको नजर आएगा कि उन कंपनीज के प्राइसेस में वॉर के टाइम में उछाल आएगा। ये ऑटोमेटिकली होता है। वहीं रिफाइनिंग कंपनीज जो आप देखोगे कि ऑयल रिफाइन करती है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, तो ये ऑयल वॉर के टाइम में, आई मीन कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में रिलायंस के प्राइस मूवमेंट जो है, ये थोड़ा सा मतलब ऑयल सेक्टर से ही दूरी बना के रखना जो है वो जरूरी है वॉर के टाइम में। रिफाइनिंग कैसे करेगा ये देखने वाला था, परंतु सीज फायर होने के कारण कुछ देख नहीं पाया, और वैसे भी रिलायंस के प्राइसेस में काफी हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि नरमी है। तो ये तो हुई नेचुरल रिसोर्सेज की बात। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो वॉर के टाइम में परफॉर्म करता है वो है डिफेंस सेक्टर। आप देखिए 2001 से लेकर 2008 का जो टाइम पीरियड था, वो डिफेंस कंपनीज जो यूएसए की थी, रेथियन हो गया, आपका लॉकहेड मार्टिन हो गया जो बोइंग बनाते हैं, या जनरल इलेक्ट्रिक्स हो गया जो इंजन बनाते हैं एयरक्राफ्ट के, इन सब कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस बहुत ही अच्छा परफॉर्म
इन स्टॉक प्राइसेस ने किया। क्यों? क्योंकि इनको एज ए डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर और ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। तो ऐसी यदि कॉन्फ्लिक्ट जो है ये खिंच जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और ये वॉर में तब्दील हो जाता, तो इंडियन डिफेंस कंपनीज के भी प्राइजेस में आप देखते हैं कि उछाल आता। ऑलरेडी ये कॉन्फ्लिक्ट पहलगाम अटैक से लेके अभी तक का यदि हम पीरियड देखें फ्राइडे तक का, तो आप देखिए डिफेंस कंपनीज ने इंडिया के कंपैरेटिवली दूसरी कंपनीज के मुकाबले अच्छा ही परफॉर्म किया है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका हेल्थ केयर सेक्टर। देखिए हेल्थ केयर सेक्टर को डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। हेल्थ केयर को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया फार्मा और दूसरा हो गया हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो फार्मा कंपनी जो है ये काफी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। हमने देखा कि अमेरिका यूएस एफडीए ने कुछ अनाउंस कर दिया, यहाँ स्टॉक प्राइसेस जम के गिर जाते हैं। परंतु जो हॉस्पिटल सेक्टर है हेल्थ केयर में, ये वॉर के टाइम में जो है इस सेक्टर में जो है हमने देखा है कि काफी उछाल बना रहता है, क्योंकि क्योंकि ऐसी अपेक्षा की जाती है कि हॉस्पिटल्स के ऊपर में प्रेशर बढ़ेगा बिकॉज ऑफ वॉर में जो भी बॉम्बिंग होती है बहुत ही निंदनीय है, घृणित है। परंतु उस टाइम में कुछ जो सेक्टर्स इसमें काम करते हैं, जो बीमार लोगों को, इंजर्ड लोगों को जो टेक केयर करते हैं, उनको उनका इलाज करते हैं, उन सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं वो संभावित रूप से बढ़ते ही बढ़ते हैं। दोस्तों ये अब सवाल ये है कि मार्केट जो मैंने पहले बताया क्यों नहीं रिएक्ट किया, उसका रीजन ये भी था कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा दिनों तक ये वॉर खींचने के फाइनेंशियल पोजीशन में था नहीं। आप देखेंगे कि आईएमएफ ने रिसेंटली उनका जो है वो $5 बिलियन का लोन जो है वो अप्रूव किया है, $1 बिलियन इमीडिएटली रिलीज भी कर दिया। तो मार्केट को ये अंदेशा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये वॉर में ले जाने के लिए पाकिस्तान जो है वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो इसको इतना खींच पाए। दूसरा, अगर कंपैरेटिवली आप इंडिया की पोजीशन देखेंगे तो हम लोग काफी अच्छी पोजीशन में थे। हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है ये कम से कम 10 से 11 महीने का इंपोर्ट जो है इंडिया का उसको कवर कर रहा है। $600 बिलियन के आसपास में, उससे ज्यादा है, उसको कवर करने की स्थिति में हम थे 10 से 11 महीने का। हालांकि माना जाता है कि 18 महीने से 24 महीने के बीच में यदि आपका इंपोर्ट कवर रहा तो आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन में। तो हम पाकिस्तान के मुकाबले तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में थे। चाइना के मुकाबले जाहिर सी बातें नहीं रहेंगे, तो चाइना का $3.5-4 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, हमारा 600-650 बिलियन के आसपास में। तो हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन में थे कंपैरेटिवली पाकिस्तान के। पाकिस्तान इस चीज को लंबा खींच नहीं सकता था और ये मार्केट ने सेंस कर लिया था। आपने सुना होगा एक हाइपोथेसिस है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। इसको अमेरिका में एकेडमिशियंस ने बहुत ज्यादा जो है इसको तरजीह दी है। यूजीन फामा जो है, फामा इसके जनकदाता है। फामा ने ये कहा था कि जो स्टॉक प्राइसेस रहते हैं इसके अंदर में ऑलरेडी सारे डेवलपमेंट जो है, जो होने वाले हैं या जो ऑलरेडी हो चुके हैं, वो रिफ्लेक्ट होते हैं। इसीलिए कोई भी फंड मैनेजर जो है या कोई इन्वेस्टर जो है वो बहुत लंबे समय तक स्टॉक मार्केट को, यानी इंडाइसेस को, इंडेक्स को, जैसे इंडिया का निफ्टी हो गया, वो इंडाइसेस को बहुत ज्यादा लंबे समय तक मतलब उससे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। बहुत सारे फंड मैनेजर इस बात को नहीं मानते, जिन्होंने लंबे समय तक जो है मार्केट से अच्छा रिटर्न दिया है। बट हमने देखा कि 90% फंड मैनेजर्स जो हैं वो मार्केट से अच्छा रिटर्न नहीं दे पाते हैं। और फार्मा की जो ये एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो दिया गया है इसमें काफी दम है। फार्मा हो गए, माइकल जेनसन करके बहुत फेमस एकेडमिशियंस हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं यूएसए के, इन्होंने भी इस हाइपोथेसिस को बढ़ाया। यहाँ तक कि एक सिंपोजियम में वॉरेन बफेट और माइकल जेनसन जो एकेडमिशियन है, इनके बीच में काफी जिरा भी हुई थी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को लेके। तो ये एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पे मेरा विश्वास जो है और बढ़ गया है, क्योंकि मार्केट ने पहले सेंस कर लिया था कि सीज फायर होगा, इसीलिए 24,000 से 24,500 के बैंडविड्थ में ही निफ्टी रहा, जहां बहुत सारे लोग जो है वो मंदी में चले गए थे ये सोच के कि भाई वॉर हो जाएगा तो तबाही आ जाएगी इंडेक्स में। परंतु आप देखिए कि मार्केट के पास में ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि ये कॉन्फ्लिक्ट वॉर में कन्वर्ट नहीं होगा
और मार्केट ने अपने इंडेक्स को बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरने दिया। अब आप बोलोगे मार्केट क्या है? मार्केट मैं आप दुनिया भर के तमाम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, हम ही लोग से तो मिलकर मार्केट बना है। तो यानी इस मार्केट में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले खिलाड़ी थे, उनको ये पता था, अंदेशा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट वॉर में कन्वर्ट नहीं होने वाला, इसलिए स्टॉक मार्केट गिरा नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये इनसाइडर ट्रेडिंग और इस तरीके की चीजों की तरफ इंगित करता है। मेरा ऐसा मानना नहीं है कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग को इंगित करता है, परंतु मैं ये मानता हूं कि ये फार्मा की जो दी हुई एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है, इसको और ये कॉन्क्रीट करता है, इसको और बल देता है। तो दोस्तों ये मैंने छोटा सा एपिसोड बनाया है। आई होप कि ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कराने में मेरी मदद कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस episode.